हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करेंगे एसएसटी का 14वां प्रैक्टिस सेट, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए उपयोगी है और इसी तरह के जीएस के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 14वां, जिसमें हम एसएसटी के प्रश्नों को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? ऑप्शन ए हिंदू समाज सुधार, ऑप्शन बी मुस्लिम समाज सुधार, ऑप्शन सी दलित सुधार, ऑप्शन डी महिला शिक्षा। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मुस्लिम समाज सुधार। अलीगढ़ आंदोलन जो संबंधित था वो मुस्लिम समाज सुधार से संबंधित था और इसका जो मुख्य रूप से भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से संबंधित था और जिसे नवीं सदी में सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। जो अलीगढ़ आंदोलन था वो सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था, ये भी आपको याद रखना है। और जिसका लक्ष्य मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से आधुनिक बनाना और उन्हें ब्रिटिश भारत में अन्य समुदायों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना था, जिसके केंद्र में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। और जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो इसी आंदोलन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो भारतीय मुसलमान थे उनको आधुनिक शिक्षा और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी शिक्षा से जोड़ना था, ताकि वो अपने समाज का विकास कर सकें और सामाजिक सुधार कर सकें, सांस्कृतिक पुनर्जागरण कर सकें। ये इनका उद्देश्य था। और ब्रिटिश अधिकारियों और मुस्लिम समुदाय के बीच सेतु बनाना और सहयोग को बढ़ावा देना। यह आंदोलन भारतीय मुसलमानों के उत्थान के लिए एक व्यापक शैक्षिक और सामाजिक राजनीतिक प्रयास था, जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो जो अलीगढ़ आंदोलन था वो सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था और ये जो भारतीय मुसलमान थे उनके शैक्षिक विस्तार के लिए और अपने समाज को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में कब हुआ था? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1916। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन 1907 में हुआ था और सूरत अधिवेशन में, जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, उसी सूरत अधिवेशन में ही नरम दल और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो 2 भागों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल में, जिससे कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक 2 बटों में बट गई थी और इसी को सूरत विभाजन कहते हैं, जो 1907 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए क्रोमोस्फियर, ऑप्शन बी फोटोस्फियर, ऑप्शन सी कोरोना, ऑप्शन डी कोर। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कोरोना। सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको कोरोना बोलते हैं और जो एक अत्यंत गर्म प्लाज्मा का गैस का गोला होता है और यह अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला होता है। इसे केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है, जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है और यह एक सफ़ेद प्रभामंडल के मुकुट के जैसा दिखाई देता है। जो सूर्य की जो बाहरी लेयर होती है वो एक मुकुट के समान दिखाई देती है, प्रभामंडल के समान। तो इसकी जो बाहरी लेयर होती है उसको कोरोना बोलते हैं और इसकी विशेषता है कि ये सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी हिस्सा है, जो बहुत गर्म होता है और लाखों डिग्री सेल्सियस का इसका तापमान होता है और कम घनत्व वाला होता है। तो और सूर्य की जो अन्य परतें हैं उनको भी, जैसे जो सबसे भीतरी परत होती है उसको कोर बोलते हैं, इसको या क्रोड या कोर बोलते हैं। और विकिरण, उससे जो कोर के बाहरी जो क्षेत्र होता है उसको विकिरण क्षेत्र, और प्रभाव उसके बाद जो होती है उसको संवहन क्षेत्र और फिर प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर।
जो सूर्य की ये दृश्य सतह जिसे प्रकाश निकलता है, यह आंतरिक परतों से बाहर की पहली परत होती है जिसे हम देख सकते हैं। जो फोटोस्फीयर होता है उसको हम जो हमें दिखाई देता है बाहर की लेयर, जिससे प्रकाश बाहर की तरफ आता है, उसको हम देखते हैं। और उसके बाद में होती है वर्णमंडल, जिससे प्रकाश मंडल के ऊपर वाला लाल रंग की जो परत होती है उसको वर्णमंडल बोलते हैं। उसके बाद सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसको कोरोना बोलते हैं। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी वरुण। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुध। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक है और पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है, जो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे तेज ग्रह माना जाता है। जो बुध ग्रह है वो सूर्य से सबसे ज़्यादा नज़दीक है और इसका जो आकार है वो हमारे पृथ्वी का जो चंद्रमा है उससे उससे भी छोटा है। हमारे चंद्रमा से भी छोटा इसका आकार है और ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। इसका द्रव्यमान और आयतन दोनों में सबसे छोटा होता है। इसका व्यास लगभग 8,880 किलोमीटर पृथ्वी के व्यास का लगभग 38% है, बुध का जो व्यास है। और ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सबसे पास में, सूर्य के बाद सबसे पास में सबसे पहले बुध ही आता है, फिर बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इस तरह से इनका क्रम रहता है और ये सबसे पास में आता है। और 28 जो पृथ्वी के जो दिन होते हैं उसके हिसाब से जो इसका दिन होता है, तो 28 दिनों में, पृथ्वी दिनों में एक अपनी कक्षा पूरी करता है। जो पृथ्वी के जो 28 दिन होते हैं उनके हिसाब से ये 88वें दिन में अपनी एक चक्कर पूरा कर पाता है सूर्य का। जैसे हमारी पृथ्वी जो होती है वो 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, वैसे ही जो बुध है वो 88 दिन में, पृथ्वी के 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। और इसकी विशेषताएं होती है, बुध की सतह पर बहुत सारे गड्ढे हैं जो चंद्रमा के समान दिखाई देते हैं और इसका वायुमंडल बहुत पतला है जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। और इसका जो वहाँ पे वायुमंडल है वो बहुत ही पतला है और वहाँ पे जीवन संभव नहीं है बुध पे। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन बी दल बदल विरोधी कानून, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी आपातकाल। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दल विरोधी कानून। जो 10वीं अनुसूची है वो दल विरोधी कानून से संबंधित है और इसमें दल विरोधी कानून में जो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने के आधार पर अयोग्य घोषित करने के प्रावधानों को बताती है। जो 10वीं अनुसूची है उसके अनुसार कोई भी संसद सदस्य या कोई भी विधानसभा सदस्य जो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जो स्थानांतरित होते हैं उनके बारे में इस अनुसूची में प्रावधान दिया गया है और जिसे 1985 के 92वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इस जो 10वीं अनुसूची है वो 1985 में जोड़ी गई थी और 52वें संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है, 1985 में 52वें संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है, क्योंकि ये भी, इसकी डेट भी पूछी जा सकती है कि किस संशोधन द्वारा और किस सन में जोड़ा गया। तो 1985 में 52वें संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो राजनीतिक अस्थिरता को रोकना और विधायकों को पार्टी के प्रति वफादार बना रहना है, ताकि जो भी पार्टी के जो सदस्य होते हैं वो अपने पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में स्थानांतरित ना हो, दूसरी पार्टी में ना जाएं। और उद्देश्य जो धन, पद और अन्य लाभ के लालच में होने वाले असंवैधानिक दल बदल पर रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपको डेट याद रखनी है कि 1985 में 52वें संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। और यदि कोई इसमें प्रावधान है कि अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी को छोड़ देता है या पार्टी के निर्देशों के खिलाफ वोट करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसमें इस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऑप्शन बी दल विरोधी कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अनुच्छेद 19 से 22 तक किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए
समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, जो नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं घूमने की स्वतंत्रता या अपना कोई व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है। साथ ही गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा भी प्रदान करता है, जो मूल अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुच्छेद 1922 जो है वो उसमें निम्न बिंदु दिए गए हैं। जैसे जो आर्टिकल 19 है उसमें अभिव्यक्ति और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें अब व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। और इसमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जैसे सफा करने की, संघ बनाने की, घूमने की और कहीं भी बसने की या भी कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है, उस पर कोई भी बाध्यता नहीं है। और जो 20 है उसमें अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण में दोहरे दंड से बचाव आदि का प्रावधान किया गया। जो अनुच्छेद 20 है उसमें एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। इस चीज़ का इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो उसको एक बार ही उसकी सज़ा दी जाएगी, उसको 2 बार उसको दंड नहीं दिया जाएगा। तो दोहरे दंड से बचाव का प्रावधान है इसमें। और अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन का अधिकार है। जो अनुच्छेद 21 है वो हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की स्वतंत्रता देता है। हमारे जीवन का जो अधिकार है, हमारे जीने की जो स्वतंत्रता है, उसको सुरक्षित रखा गया है इसमें। और अनुच्छेद जो 22 है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण और गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी और वकील से परामर्श अधिकार देता है। और अनुच्छेद जो 22 है वो कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। तो यह खंड नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है, जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो बेंगलुरु है और इसे भारत की सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। जो बेंगलुरु शहर है उसको भारत की सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का सबसे बड़ा केंद्र बेंगलुरु है, जिसे अक्सर भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे बड़ा आईटी निर्यातक है। लेकिन हैदराबाद दूसरा सबसे बड़ा आईटी हब है, प्रमुख डाटा सेंटर है। और नवी मुंबई जो है वो डाटा सेंटर का सबसे बड़ा बाजार है, जबकि ग्रेटर नोएडा में देश का सबसे बड़ा हाइपर स्केल डाटा सेंटर है। और इसलिए यह आपकी केंद्र की परिभाषा पर निर्भर करता है। आईटी निर्यातक के लिए बेंगलुरु और डाटा सेंटर क्षमता और नवी मुंबई ग्रेटर नोएडा प्रमुख हैं। इनके जो अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे जो बेंगलुरु है वो तो पहले स्थान पर आता है और हैदराबाद जो है वो दूसरे स्थान पर आता है। और इसी तरह जो ग्रेटर नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में जो इसका हाइपर स्केल डाटा सेंटर सबसे बड़ा है। तो कर्नाटक में जो बेंगलुरु है भारत का सबसे बड़ा आईटी क्षेत्र और निर्यातक क्षेत्र है। और इसमें आईटी कंपनियों का मुख्यालय और स्टार्टअप का गढ़ जो है वो बेंगलुरु में ही माना जाता है। और दूसरे स्थान पर आता है हैदराबाद, और फिर तीसरे स्थान पर मुंबई और चौथे पे ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा भारत का सबसे बड़ा हाइपर स्केल डाटा सेंटर है। तो बेंगलुरु आईटी क्षेत्र का सबसे बड़ा केंद्र है, जबकि डाटा सेंटर के मामले में नवी मुंबई और ग्रेटर नोएडा महत्वपूर्ण हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उद्योगों के विकास के लिए भारत में क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए श्रम और पूंजी, ऑप्शन बी परिवहन और बिजली, ऑप्शन सी कच्चा माल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो भारत में उद्योगों के विकास के लिए श्रम और पूंजी भी आवश्यक है, परिवहन, बिजली, कच्चा माल, ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे भारत में उद्योग के विकास के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा, जैसे बिजली हो गया,
सड़कें हो गई और सरकारी नीतियाँ हो गई, मेक इन इंडिया, डिजिटलीकरण हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उद्योग के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। और जैसे बुनियादी ढांचा, परिवहन, रेल, सड़कें, बंदरगाह, ये सभी चीज़ें हमारे उद्योग के विकास के लिए ज़रूरी हैं। ऊर्जा जैसे बिजली हो गई, सरकारी नीतियाँ हो गई जिससे स्टार्टअप शुरू किया जा सके, और डिजिटलीकरण, उद्योग, नवाचार, मानव पूंजी और कौशल विकास। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी शांताराम, ऑप्शन डी देवी कोठी। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी नीलगिरी। भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नीलगिरी है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना जो हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है कि इसका स्थापना वर्ष क्या है। तो 1986 में नीलगिरी की स्थापना की गई थी और यह तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ। ये 3 राज्यों में इसकी जो विस्तार है वो 3 राज्यों में पाया जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, जो पश्चिमी घाट में स्थित है। और ये यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था। नीलगिरी जो है वो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। और ये भी याद रखना है कि इसका जो विस्तार है वो पश्चिमी घाट, तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। और इसकी जो विशेषता है वो यह है कि यह पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों की विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रजातियों की विविधता, उनको संरक्षण प्रदान करना, यहाँ की जो भी प्रजातियाँ हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियाँ या जीव जंतुओं की प्रजातियाँ, उनका संरक्षण और संवर्धन किया जाता है। और भारत के प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्रों में 2 को कवर करता है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी नागपुर। भारतीय राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको नीरी बोलते हैं, मुख्य रूप से नागपुर में स्थित है। और यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक प्रमुख संस्थान है जो पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में अनुसंधान करता है, जिसकी कुछ क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी हैं, जैसे चेन्नई में भी इसकी शाखा खोली गई है। और इसका जो मुख्यालय है वो नागपुर में है। जो नीरी है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है नीरी, उसका जो मुख्यालय है वो नागपुर में है। और यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत काम करता है। इसके जो कार्य हैं वो पर्यावरण से जुड़े अनुसंधान, तकनीकी समाधान और सलाह प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। और इसकी कई क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी हैं, जैसे चेन्नई में। तो इसका जो मुख्यालय है वो नागपुर में है, लेकिन इसकी जो और भी ब्रांचेज हैं वो और कई शहरों में हैं। तो ये था आज का हमारा 14वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।